मैं सुनूंगी। So we are starting basic research, and it's topic number 1, which is basically introduction of research. So we are dividing this topic into 4 divisions or headings. 4 headings पे हम डिवाइड कर रहे हैं इस टॉपिक को, और इसमें से केवल 3rd हेडिंग ही चैलेंजिंग है, बाकी 3 बहुत इजी हैं। एंड द इजीएस्ट इज द सेकेंड वन। तो हम सेकेंड वन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी रिसर्च टू कैरी ऑन वी नीड परमिशन। हमें रिव्यूज या परमिशन लेनी होती है। तो परमिशन जो लेनी होती है, वी नीड द परमिशन फ्रॉम साइंटिफिक कमिटी। एक इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक कमिटी होती है, वो उसकी परमिशन लेनी होती है। Of course, scientific committee will review the research that it is having scientific value or not. कुछ new additional information, new information and जो कि सोसाइटी के काम आए, यानी relevant information, ये ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके बेस पे साइंटिफिक कमिटी परमिट करेगी। तो मेन थिंग है रिलीवेंस, मीन्स बेनिफिट टू सोसाइटी, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बेनिफिट होना चाहिए। बट सबसे मैंडेटरी है जो एमसीक्यू आता है। मैं बेसिकली पीएसएम का नहीं हूँ, तो उतना ही पार्ट किया है जितना सारे एमसीक्यू कवर हो जाए, और वो है। तो एक बार बार क्वेश्चन आता है रिपीटेडली कि आउट ऑफ दीज विच रिव्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। तो उसका आंसर है इथिकल रिव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट है इथिकल रिव्यू। और ये भी हो सकता है कि सम इंस्टीट्यूट में नॉट हैव सेपरेट साइंटिफिक कमिटी, कि सेपरेट साइंटिफिक कमिटी किसी इंस्टीट्यूट में ना हो, तो फिर एक ही कमिटी दोनों का रूल करती है, साइंटिफिक कमिटी का भी और इथिकल कमिटी का भी। वी कैन से लाइक इन आवर इंस्टीट्यूट। और इथिकल कमिटी में, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इथिकल कमिटी बेसिकली सी दैट व्हाटएवर ह्यूमन वॉलंटियर आर देयर, पार्टिसिपेंट आर देयर, वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं इथिकली। सो ह्यूमन प्रोटेक्शन इज द मेन थिंग इन इथिकल कमिटी। तो ये 2 एमसीक्यू बार बार आते हैं। विच कमिटी इज मैंडेटरी, आंसर है एथिकल कमिटी। एंड व्हाट इट लुक्स फॉर, इट लुक्स फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन, कि जो भी इसमें ह्यूमन है वो इथिकली हर हिसाब से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा उनके साथ। एंड देन वी आर हैविंग अ थर्ड रिव्यू इज रेगुलेटरी रिव्यू। सो एज द नेम सजेस्ट, रेगुलेटरी रिव्यू इज फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द सम रिसर्च इज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसा है कि साइंटिस्ट को दूसरे कंट्री में जाना है, या दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट को अपने कंट्री में आना है, या हो सकता है सैंपल, जैसे अभी हम लोग कोरोना के वैक्सीन के सैंपल भेज रहे हैं दूसरे कंट्री में। तो इससे रिलेटेड, शिपमैनशिप से रिलेटेड, इट मे बी अ मटेरियल थिंग और इट मे बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हो सकता है ह्यूमन बीइंग का जाना आना हो, या हो सकता है मटेरियल का जाना आना हो। लेकिन इन दोनों कंट्री के बीच रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका तो कहीं ब्रीच नहीं हो रहा है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय, इंक्लूडिंग फंडिंग्स, लुक्ड आफ्टर बाय रेगुलेटरी कमिटी। तो आइडियली एनी रिसर्च विल हैव ऑल 3 परमिशन। द मोस्ट मैंडेटरी इज इथिकल परमिशन। ये हमारा एक हेडिंग कंप्लीट हो गई। सेकेंड हेडिंग हम सबसे पहले कर रहे हैं। एक्चुअली तो क्वेश्चन यहीं से चालू हो जाता है, हेल्थ रिसर्च में क्या क्या आता है, एक एमसीक्यू ये है। तो हेल्थ रिसर्च में हमें लगता है कि आंसर आएगा बायोमेडिकल रिसर्च। लेकिन हेल्थ रिसर्च में बायोमेडिकल रिसर्च के अलावा बायो स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी आता है और सोशल साइंस रिसर्च भी आता है। तो उसके आंसर में आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो हेल्थ रिसर्च इंक्लूड ऑल दीज 3। तो यहीं से चालू होता है। बट रिसर्च के टाइप्स हैं, इन पे सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम तो नाम से ही हो जाता है। बट फर्स्ट है बेंच बेस्ड रिसर्च। बेंच बेस्ड रिसर्च, तो ये वो रिसर्च है जो हम फिल्मों में देखते हैं कि लैब में एनिमल्स पे, रैबिट पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो एनिमल्स पे होने वाले एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बेंच बेस्ड रिसर्च। ऑफ कोर्स ये रिसर्च फाइनली बेड साइड या ह्यूमन बीइंग में ट्रांसलेट होना चाहिए। तो ट्रांसलेशन के लिए फिर आपकी जो भी फाइंडिंग है उसको ह्यूमन बीइंग पे करना होता है, जो कि काफी एक डिफिकल्ट स्टेप है। उस ऐसी रिसर्च को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल रिसर्च या ट्रांजिशनल रिसर्च। तो ये ट्रांजिशन करती है बेंच बेस्ड रिसर्च को बेड साइड रिसर्च। हाँ, टाइप ऑफ रिसर्च है। कई बार देखो, टाइप ऑफ रिसर्च इज मिक्स्ड विथ स्टडी डिजाइन। तो ट्रांसलेशनल रिसर्च या ट्रांजिशनल रिसर्च इज
The research convert from bench based to bedside. bench based से एनिमल से ह्यूमन बीइंग पे ट्रांसलेट होना, उसको ट्रांजिशनल बोलेंगे या ट्रांसलेशनल बोलेंगे। ये हमारी सेकंड हो गई, आई थिंक इट इज क्लियर। थर्ड है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसका भी वर्ड से ही आ रहा है, एक्सप्लोरेटरी, यानी हमें एक्सप्लोर करना है, यानी प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में हार्डली एनीवन इज नोइंग। जैसे अभी कोरोना की पैथोफिजियोलॉजी वगैरह को हम बोल सकते हैं एक्सप्लोरेटरी, क्योंकि प्रीवियसली हमें नहीं पता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं ऑफ ए प्रॉब्लम विच इज मोस्टली अननोन। तो नाम से ही हो जाती है। अगली है जो कि सबसे ज्यादा, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रिसर्च किस पे होती है। तो सबसे ज्यादा रिसर्च होती है कंफर्मेटरी रिसर्च, यानी इसमें कोई ना कोई थ्योरी है, वी आर ऑलरेडी नोइंग द थिंग्स, लेकिन उसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, जो थ्योरीज हैं उनको उस पे और फैक्ट कलेक्ट करके उसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो ऑलरेडी वी आर हैविंग नॉलेज, ऑलरेडी वी आर हैविंग वन थ्योरी और मल्टीपल थ्योरी, स्टिल वी कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन टू स्ट्रेंथन इट। और ये रिसर्च सबसे कॉमन है। ऑलरेडी कुछ हो चुका है काम और आगे काम होता है, तो देखो कंफर्म कर रहे हैं हम, थ्योरीज को कंफर्म कर रहे हैं, इसलिए कंफर्मेटरी रिसर्च। एंड देन वी आर हैविंग इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च, ये भी नाम से हो जाती है। जो ऑन गोइंग हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, मे बी वैक्सीनेशन और मे बी समथिंग एल्स, उस ऑन गोइंग प्रोग्राम्स पे बेस्ड रिसर्च, सो दैट हम इन कोर्स करेक्शन कर सकें। चल रहा है तो भी करेक्शन कर सकें, जैसे अभी वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना चल रहा है, इसी ड्यूरेशन में अगर रिसर्च हमने कर ली, हाउ इट इज गोइंग, सो दैट वी कैन डू ऑन गोइंग करेक्शन आल्सो। तो ऐसी रिसर्च को हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च, या इसका दूसरा भी एमसीक्यू में आता है रैंडमाइज्ड फील्ड ट्रायल। इट इज आल्सो कॉल्ड रैंडमाइज्ड फील्ड ट्रायल, फील्ड में जाके हम ट्रायल कर रहे हैं। तो इन दो नाम पे ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्ड पार्ट, एरर्स एंड चैलेंजेस। तो ये चीज मुझे पर्सनली सबसे एक तरह से चैलेंजेस हैं ही रिसर्च के, और प्रिपेयर करने में भी चैलेंजिंग लगी। तो इसमें हम 2 एरर और 2 चैलेंजेस ले रहे हैं। तो एरर्स जो हो सकती हैं, पहली एरर हो सकती है, उसका मैंने फार्मूला भी बनाया है, S2 ऐसा फार्मूला बनाया है, तो आसान नहीं है इसको याद रखना। पहली एरर जो हो सकती है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर होती है बेसिकली बाय चांस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक जैसे तो है ही नहीं, आप किसी को भी ले लोगे उसमें वेरिएशन होगा ही होगा, इसलिए एक चांस की बात रहेगी। रिसर्च किसी भी डायरेक्शन में रैंडम एरर से एरर हो सकती है, आपकी डायरेक्शन दोनों हो सकती है, रिजल्ट जो ट्रुथ है उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। तो रैंडम एरर इज बाय चांस, ये भी क्वेश्चन आता है, रैंडम एरर इज ड्यू टू, तो आंसर है बाय चांस। एंड हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड, कोई भी रिसर्च एरर फ्री नहीं हो सकती, ये भी एक एमसीक्यू है। ऑलवेज इट विल हैव सम एरर्स, और इट्स ऑलवेज अ एररस प्रोसेस। यस, बाय आइडेंटिफिकेशन वी कैन मिनिमाइज इट। तो रैंडम एरर इज happens because of the chance, because never two individuals are equal. तो किसी भी डायरेक्शन में एरर पॉसिबल है, एंड दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। देखिए S2 वाला सब जगह आएगा, बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज। 2 ऐसा आ गया ना, सैंपल साइज S2, और प्रिसीजन तो है ही सब में कि आप जितना हो सके हर स्टेप को प्रिसाइजली करो। तो by increasing sample size we can minimize random error. Random error is because of chance factor. Second error है systematic error, ना जिसमें आपने एग्जांपल भी पूछा था systematic error का। तो systematic error is because of biases, मतलब आपकी कोई ना कोई चीज ऐसी है से कोई प्रोसीजर ही फॉल्टी है। फॉर एग्जांपल मान लिया आपकी रिसर्च में ऐसा आता है कि हमें थाइस पे कफ बांध के ब्लड प्रेशर मेजर करना है, लोअर लिम्ब का। अब हम मान लिया इस पे क्या करते हैं, कफ हम आम वाला ही बांध देते हैं,
तो नॉर्मली प्रोसीजर क्या है कि 2/3 ऑफ मे बी आर्म और मे बी थाई शुड बी कवर्ड, वो तो उसमें नहीं हो पाएगा और प्रोबेबली इसमें फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। तो देखो एरर हुई बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर और एरर एक ही डायरेक्शन में हुई, सभी का फॉल्स हाई आएगा। तो इसमें सिस्टमैटिक एरर्स आर बिकॉज ऑफ बायसेस, मे बी फॉल्टी प्रोसीजर, या आपने जो सिलेक्ट किए पार्टिसिपेंट उसमें कुछ आपने ऐसा सिलेक्ट कर लिया या उसकी प्रोसीजर फॉल्टी थी, तो देयर विल बी एरर एंड एरर विल ऑलवेज बी इन वन डायरेक्शन। तो हाउ वी कैन मिनिमाइज इट, वी कैन मिनिमाइज, मुझे समझ में नहीं आया वाई, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सिलेक्टिंग करेक्ट स्टडी डिजाइन। तो देखो दो SI, इसमें एक एस हम यहां से ले रहे हैं सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक एरर इज मिनिमाइज्ड बाय करेक्ट स्टडी डिजाइन, ठीक है। हाउ रैंडम एरर इज मिनिमाइज्ड? बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज। हाउ सिस्टमैटिक एरर्स आर मिनिमाइज्ड? स्टडी डिजाइन। इट इज बिकॉज ऑफ चांस एंड इट इज बिकॉज ऑफ बायसेस। कोई ना कोई आपकी प्रोसीजर ही फॉल्टी है तो वो एक डायरेक्शन में रिसर्च के रिजल्ट को चेंज कर देंगे। अब हम आते हैं दो चैलेंजेस पे, उसमें से काफी बड़े चैलेंजेस हैं, सारे तो हैंडल भी नहीं होते हैं। एंड दीज चैलेंजेस आर कन्फाउंडर्स एंड इफेक्ट मॉडिफायर्स। कन्फाउंडर्स एंड इफेक्ट मॉडिफायर्स। तो वी विल कम बैक टू दिस अगेन, इस चार्ट पे हम फिर से आएंगे। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या कन्फाउंडर है और क्या इफेक्ट मॉडिफायर है। मान लिया अपनी रिसर्च ये है, अवर रिसर्च इज दैट जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उनको इश्केमिक हार्ट डिसीज ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा कॉफी पीना ये है एक्सपोजर। अगर आदमी इस चीज से एक्सपोज होता है तो आउटकम क्या हो सकता है कि उसको इश्केमिक हार्ट डिसीज हो सकती है। तो इश्केमिक हार्ट डिसीज है आउटकम। दिस एक्सपोजर कैन लीड आउटकम, ये हमारी एक तरह से हाइपोथेसिस है। लेकिन अब इसमें देखो स्मोकिंग जो एक फैक्टर है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है। हमने चलिए रिसर्च कर ली और बिना स्मोकर को भी ले लिया, नॉन स्मोकर को भी ले लिया, इनको भी ले लिया, लेकिन बाद में ये पॉइंट उठ सकता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो ये स्मोकिंग तो दोनों को अफेक्ट करती है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि जो लोग कॉफी पीते हैं स्मोकिंग भी ज्यादा करते हैं। ड्यूरिंग कॉफी करेंगे या कॉफी के बाद करेंगे, और स्मोकिंग इटसेल्फ कॉजेस इश्केमिक हार्ट डिसीज। मींस स्मोकिंग इज अ फैक्टर which affect both exposure variable and outcome variable। तो ऐसा फैक्टर जो एक्सपोजर वेरिएबल को और आउटकम वेरिएबल दोनों को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं कन्फाउंडर। देखिए हमारी रिसर्च थी कि हमें ऐसा लगा ऐसा कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उनको अटैक वटैक ज्यादा आता है ना। तो एक्सपोजर हमारा हो गया इंक्रीज कॉफी इनटेक और आउटकम हो गया इश्केमिक हार्ट डिजीज। अब इसमें स्मोकिंग, अगर पर्सन स्मोकिंग करता है उसको अटैक, आपके केस में कॉफी पीने वाले आपने लिए, कुछ स्मोकर हैं कुछ नॉन स्मोकर हैं, तो अगर स्मोकर को अटैक आता है तो फिर ये भी तो हो सकता है कि स्मोकिंग की वजह से आया हो। और स्मोकिंग ऐसा फैक्टर है जो कॉफी इनटेक को भी अफेक्ट करता है। जो ज्यादा कॉफी पीते हैं वो ज्यादा स्मोकर भी होते हैं, ये भी रिसर्च बताती है। तो ऐसा कोई फैक्टर है जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों को अफेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं कन्फाउंडर, ठीक है। हाँ, कन्फाउंडर में या तो एक्सक्लूजन पर एक्सक्लूजन हमने ज्यादा लिया तो हो सकता है वी विल लैंड अप इन ए सिचुएशन व्हेन वी आर हैविंग नो पार्टिसिपेंट या वेरी लेस पार्टिसिपेंट। सैंपल साइज भी हमें चाहिए होता है बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो कन्फाउंडर अलग हम अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर S2 से ही हम उसको मिनिमाइज करेंगे, तो वो S2 हम देखेंगे। पर कन्फाउंडर इज क्लियर, ऐसा फैक्टर जो दोनों को अफेक्ट करे। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। दूसरा है इफेक्ट मॉडिफायर। सेकेंड इज इफेक्ट मॉडिफायर। सपोज हमारी रिसर्च ये है कि हेपेटाइटिस बी में कितने लोगों को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। मान लिया रिसर्च हेपेटाइटिस बी के कितने लोगों को एक्सपोजर हो गया हेपेटाइटिस बी, आउटकम हो गया हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। ये हमारा रिसर्च है। अब इसमें देखो एल्कोहल इनटेक, तो इसमें से जो एल्कोहलिक होंगे, एल्कोहल का हेपेटाइटिस बी से संबंध नहीं है,
पर एल्कोहल इंटेक इटसेल्फ कॉजेस लीवर डिसीज, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या सिरोसिस एल्कोहल से भी तो होता है, और यूजुअली निगेटिव, मतलब लीवर डिसीज हो रही है। तो ऐसा फैक्टर जो इंडिपेंडेंटली आउटकम को अफेक्ट करे और यूजुअली निगेटिवली करे, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट मॉडिफायर। तो कई बार उसमें दे देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ओरोफेरेंजियल कैंसर है, या फिर ये है, उससे ये हो रहा है, इसमें ये चीज जो आ गई, ये ड्रग जो आ गई, इट इज कंफाउंडर और इट इज इफेक्ट मॉडिफायर। तो हमें ये इससे निकालना होता है। अगर दोनों को अफेक्ट कर रहा है तो कंफाउंडर, अगर केवल निगेटिवली इंडिपेंडेंटली आउटकम को अफेक्ट कर रहा है तो इफेक्ट मॉडिफायर। ये हुआ क्लियर? ठीक। तो अब हम इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं उस पर वापस आते हैं। तो अगेन वी विल हाउ वी विल मिनिमाइज कंफाउंडर। तो हम कंफाउंडर को मिनिमाइज, फिर से हम S2 लेते हैं। वी कैन मिनिमाइज बाय 2S बाय सिलेक्टिंग करेक्ट स्टडी डिजाइन फर्स्ट एंड बाय स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस। हम एनालिसिस थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का करेंगे या हाई लेवल का करेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस एंड करेक्ट स्टडी डिजाइन, ये स्टडी डिजाइन का S हो गया और स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस का S हो गया। तो यहां पे हमारा S2 था सैंपल साइज, यहां पे हमारा S2 था सिस्टमैटिक एरर के लिए करेक्ट सैंपल डिजाइन, यहां पे हमारा S2 आया कंफाउंडर के लिए करेक्ट स्टडी डिजाइन और स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस। एंड फाइनली इफेक्ट मॉडिफायर, इसमें S2 नहीं है, इसमें है व्हाट टू डू, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इफेक्ट मॉडिफायर अगर आ जाता है तो फिर बेस्ट है। इसके भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि इफेक्ट मॉडिफायर का आप पूरा आइडिया कैसे लगाओगे, तो उसका आंसर यूजुअली होता है लिटरेचर सर्च। तो आप लिटरेचर सर्च करोगे तो आपको आएगा कि यार ये चीज भी आउटकम को अफेक्ट करता है, निगेटिवली अफेक्ट करता है। तो बी अवेयर, और जब भी आप प्रेजेंट करो उस चीज को रखो कि देखिए ये इसका इफेक्ट मॉडिफायर हो सकता है, या फिर अगर पॉसिबल हो तो ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी में इंक्लूड ही ना करो। तो आइदर एक्सक्लूडिंग देम, वी कम टू नो इफेक्ट मॉडिफायर बाय मेटिकुलस लिटरेचर सर्च, एंड आइदर वी शुड अवॉइड इट, अगर है तो फिर वी शुड अवेयर ऑफ इट कि एक तरह से ये हमारी रिसर्च की लिमिटेशन है। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से पार्ट था, एरर्स एंड चैलेंजेस। और फाइनली तो आगे आने वाले सारे चैप्टर हैं स्टडी डिजाइंस। तो स्टडी डिजाइंस सबके अलग अलग आगे पूरे के पूरे चैप्टर हैं, तो सभी क्लियर होंगे। लेकिन स्टडी डिजाइन कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो हम नॉर्मली करते हैं जिसमें डाटा होता है, एकदम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं यस नो वाले, और क्वालिटेटिव भी हम कर सकते हैं जो कि यूजुअली हम कम करते हैं पर करना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, जैसे मैं इन डेप्थ इंटरव्यू लूं तो हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, इंटरव्यू आ जाएगा, तो लेकिन ये पूरा आ गया चैप्टर, बट द रिसर्च उसमें डाटा नहीं होता, उसमें हमें दूसरी तरह से एनालाइज करना होता है। तो अवर रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अवर रिसर्च कैन बी ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। एक नई ड्रग दे रहे हैं, उसके दो ग्रुप बना रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल। आप सीधे प्रिवलेंस ले रहे हो, इंसिडेंस ले रहे हो, तो ऑब्जर्वेशनल। लेकिन ये सब आगे स्टडी डिजाइन में आने वाला है। तो इट कैन बी ऑब्जर्वेशनल और इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल। और एक ये हो सकता है कि आपने एक्सपोजर लिया और आउटकम विल बी इन द फ्यूचर। आपने हाइपरटेंसिस ले लिए और देखते हैं चलो 1-2 साल में, 5 साल में इनमें से कितनों को इश्यूमिक हार्ट डिसीज होती है, तो आउटकम इज इन द फ्यूचर, तो वो होगा प्रोस्पेक्टिव। और पहले से ही आपको आउटकम पता है, अच्छा इतने लोगों को यूरिनरी कैंसर हुआ है, चलो अब बैक टाइम में जाते हैं और पता लगाते हैं इनमें से कितने लोग इस टाइप की फैक्ट्री में काम करते थे जिनको डाई से एक्सपोजर हुआ। तो हम बैक इन द टाइम जा रहे हैं, आउटकम हमने शुरुआत में ले लिया, जो हम केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं। तो फ्यूचर वाली स्टडी को हम प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, बैक वाली स्टडी को हम रिट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ये सब तो आगे आने वाला है। तो दीज आर डिफरेंट स्टडी डिजाइन। कई बार इनके साथ टाइप ऑफ रिसर्च रख देते हैं क्वेश्चन में, तो हमें बताना ये टाइप ऑफ रिसर्च है, स्टडी डिजाइन नहीं है, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा पहला खत्म होता है।
Thank you.